यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। यूनिट नंबर 3 हम लोग स्टार्ट किए हैं। यूनिट नंबर 3 में हेमेटिनिक्स हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्लियर? हेमेटिनिक्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का लेक्चर नंबर 1 है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में हम लोग भाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का मतलब क्या है? ऐसे एजेंट या ऐसे सब्सटेंस या ऐसी दवाएं जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे असर कर सकें। अब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है? सबसे बड़ी चीज है। तो भाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम इन शॉर्ट बोलते हैं जीआईटी। क्या बोलते हैं? जीआईटी। अब अगर सिंपल सी चीज है, जीआईटी की बात की जाए, जीआईटी की बात की जाए तो जीआईटी तुम्हारा मुंह से स्टार्ट, भाई कहां से स्टार्ट होता है? जीआईटी, जीआईटी स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। कहां से? मुंह से शुरू होता है और एंड कहां पे होता है? एनस या रेक्टम में। ठीक, एनस या रेक्टम में। भाई अगर सिंपल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की बात की जाए तो भाई जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जो एजेंट काम करते हैं उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट बोलते हैं। तो भाई ये भी समझना जरूरी है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है। तो पूरा ट्रैक्ट जो माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। तो इसके बीच में क्या क्या आ गया है ना? यस, काउंसलिंग भी आ गई है ना, बिल्कुल सही। देखो क्या क्या है भाई, माउथ है, ठीक, माउथ के बाद इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम है, रेक्टम के बाद एनस है, रेक्टम के बाद एनस है। तो कह सकते हो ये है हमारा कंप्लीट जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसमें माउथ से स्टार्ट होता है, इसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं, स्टमक हमारे शरीर में मिक्सर और ग्राइंडर का काम करता है, साथ में डाइजेशन भी करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ, सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, यहीं पे हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं और रिमेनिंग जितना पानी है उसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में। किसी तरह का कोई डाइजेशन वर्क यहाँ पे नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, राइट? रेक्टम यहीं पे है, जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, यहीं पे स्टोर्ड रहता है और यहीं पे से प्रेशर बनता है और एनस के रास्ते से फिर फीसेस के थ्रू अनडाइजेस्टेड पार्ट बॉडी से बाहर चला जाता है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की, तो माउथ से लेके एनस तक के जो भी पार्ट मैंने मेंशन किए हैं, इन पार्ट्स पे जो भी दवाएं या जो भी एजेंट काम करते हैं उन्हीं को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट बोलते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में, है ना? माउथ एक एंट्री है और ये एग्जिट है, ठीक? एंट्री से स्टार्ट और एग्जिट पे खत्म, यही है हमारा जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। हम लोग इसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लो, फिर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या है समझ गए हो। इसमें एंट एसिड पढ़ेंगे, एंट एसिड जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अंकित गोंड, यहां पे मेटाबोलाइट्स का कोई काम नहीं बेटा, यहां फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मेटाबोलाइट्स क्या है इनके बारे में बाद में डिस्कशन जब टॉपिक आएगा तब करेंगे। फिलहाल इन मेटाबोलाइट्स का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कोई काम नहीं है। ठीक, तो कंसंट्रेट करो टॉपिक पे, इधर उधर के क्वेश्चन लेके आओगे तो टॉपिक से डाइवर्ट हो जाओगे। क्लियर? ठीक, फिलहाल किसी चीज का मेटाबॉलिज्म में चीजें टूटती हैं तो छोटे छोटे मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मींस टूट के दो तीन मेटाबोलाइट्स में टूट जाते हैं, उन्हीं को मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। मींस उन्हीं का ही सब पार्ट कह सकते हो। क्लियर? अब ध्यान दो इधर, एंटासिड क्या करता है, एक्स्ट्रा पेट के अंदर एसिड बन गया, भाई HCl है पेट में हमारे, ठीक, अगर वो ज्यादा बन गया जितनी जरूरत नहीं है, ये कब बनेगा, जब उल्टा सीधा खा के पेट का मैकेनिज्म खराब कर लोगे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने, भाई एसिडिटी फील होगी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटासिड देंगे। एंटासिड कभी भी एसिड के सिक्रीशन पे प्रभाव नहीं डालता, मींस एसिड का सिक्रीशन अपने आप होता रहता है। तो एंटासिड का काम सिर्फ यही है कि जो ज्यादा एसिड सिक्रीट हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ड्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। इतनी चीजें पढ़ेंगे एंटासिड में। उसके बाद आता है एसिडिफाइंग एजेंट। क्या आता है, एसिडिफाइंग एजेंट, और हमारी बॉडी के अंदर एसिडिफाइंग एजेंट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें हम HCl के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एडजॉर्बेंट और प्रोटेक्टिव कैथार्टिक्स। तो ये GIT ट्रैक में हम लोग इतनी चीजें पढ़ने वाले। तो आज का लेक्चर, चूंकि भाई एंटासिड इन्होंने पहले दिया है लेकिन हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, इन्होंने बनाने में जल्दबाजी कर दी। इनको पहले क्या बनाना चाहिए, पहले ऊपर लिखना चाहिए एसिडिफाइंग एजेंट। भाई पहले जानो तो कि एसिड ज्यादा कैसे आया, और जब वो ज्यादा सिक्रीट हो गया तो फिर उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, दूसरे नंबर पे एंटासिड आता है ना। एसिड की वजह से जो अल्सर वगैरह हो जाता है ना, उन सब चीजों के लिए भाई हमको प्रोटेक्टिव वगैरह की जरूरत है, तो हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। पहले एसिडिफाइंग एजेंट पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम एंटासिड पढ़ेंगे, उसके बाद एक लेक्चर लगेगा जिसमें एडजॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव, कैथार्टिक्स तीनों चीजें एक साथ कवर। कुल मिला के GIT ट्रैक के 3 लेक्चर बनेंगे। ओके, चलो भाई, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो हमने बताया उसी चीज को देख लो कि अगर आ जाएगा तो लिखे कैसे, भाई थ्योरी जरूरी है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंक्लूड माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डिओडिनम, जिजनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट, सीकम एंड कोलम, फिर रेक्टम एंड एनस। ये सारी चीजें किसका पार्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एजेंट का। यहां पे माउथ के बाद एक फूड पाइप लगा सकते हो, फूड पाइप को ही इसोफेगस बोलते हैं। क्लियर? ठीक, एसोसिएटेड पार्ट्स और होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गई, पैंक्रियाज हो गए, गॉल ब्लैडर हो गए, है ना। ये एसोसिएटेड पार्ट है, GIT ट्रैक्ट से लगे हुए पार्ट हैं। ठीक, बेसिकली GIT ट्रैक्ट हमारा माउथ से लेके एनस तक है, लेकिन जो एसोसिएटेड पार्ट हैं वो भी अफेक्ट कर सकते हैं, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गई। तो ड्रग अफेक्टिंग द GIT सिस्टम are used in the treatment of gastric acidity, peptic ulcer, gastroesophageal reflux। ये सब क्या है, एसिडिफाइंग मींस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हैं। वो सारे एजेंट जो GIT ट्रैक्ट पे काम करते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट होते हैं। हिंदी में देख लो भाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मुंह, पेट, छोटी आंत, है ना, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा और इसके साथ आगे आने वाले कुछ ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड, अग्नाशय, पित्ताशय वगैरह शामिल है। GI प्रणाली को प्रभावित करने वाली दवाएं, गैस्ट्रिक एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोफिजियोलॉजी वगैरह, ये सब हिंदी में है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, वॉट एवर द फंक्शन ऑफ GIT गो रॉन्ग, डिजीज अकर्स। अगर GIT ट्रैक्ट पे, भाई कहते हैं ना कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, तो भाई ध्यान से देखो यहां पे हाँ, ये देखो, ये क्या है, माउथ। ठीक, माउथ है, ये क्या है, इसोफेगस, इसोफेगस, ये क्या है तुम्हारा,
स्टमक, ये क्या है, लीवर, ठीक। अंदर की तरफ ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इधर ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इधर क्या है, रेक्टम, और रेक्टम के नीचे एग्जिट पॉइंट क्या है, रेक्टम के नीचे एनस, है ना। तो ये जो पूरा यहां माउथ से लेके एनस तक का पार्ट है, एंट्री और एग्जिट, ठीक है, ये किस में है, इसी को पूरे, इस पूरे ट्रैक्ट को बोलते हैं जीआईटी ट्रैक्ट। पूरे ट्रैक को क्या बोलते हैं, जीआईटी ट्रैक्ट। अब इस ट्रैक में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, भाई शुरुआत मुंह में, है ना, कोई फर्क नहीं, ठीक है। स्टमक एसिड सिक्रीट करता है, एसिड ज्यादा सिक्रीट कर दिया तो समस्या हो गई, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, भाई एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो दिक्कत है। पेट का एसिड अगर फूड पाइप में पहुंच गया तो भी दिक्कत है। जो भी एंजाइम जहां से सिक्रीट हो रहे हैं, अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो वहां पे दिक्कत है, कह रहे हैं। इसीलिए कहा गया है वेन एवर द फंक्शन ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गो रॉन्ग देन डिजीज अकर्स। मतलब अगर जीआईटी ट्रैक्ट पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बीमारी हो सकती है। डिजीज ऑफ जीआईटी क्या क्या हो सकती है भाई, इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक कॉज, अगर एसिड सिक्रीशन कम हुआ या फिर ज्यादा हो गया, स्टमक में एसिड सिक्रीशन अगर ज्यादा हो गया, पॉइंट्स नोट कर लेना, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक कॉज एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया, नोट करो, इस पॉइंट को पूछा जाता है, ठीक। इस पॉइंट को डीआईटी कहां से आ गया बेटा, जीआईटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डीआईटी तो कहीं है नहीं, है ना। ध्यान से देखो बात को, अगर एसिड का सिक्रीशन, एसिड का सिक्रीशन अगर कम हुआ, अगर कम हुआ तो बोलते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया, नोट कर लेना इस पॉइंट को, हाइपोक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। अगर एसिड का सिक्रीशन नहीं हुआ, एसिड एब्सेंट हुआ, तो उसको बोलते एक्लोरहाइड्रिया। एमसीक्यू के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, टेस्ट सीरीज जब मैं प्रोवाइड करवाऊंगा तो उस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा, याद रहे टेस्ट सीरीज रेगुलर करते रहना। जो 20 नंबर के एक नंबर 20 नंबर के एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो 20 नंबर के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो फुल प्रूफ प्लानिंग रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि भाई ध्यान से देखो, अगर एसिड का सिक्रीशन कम हुआ तो हाइपोक्लोरहाइड्रिया, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक। क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन कम हुआ तो हाइपोक्लोर, और अगर एसिड सिक्रीशन हुआ ही नहीं तो एक्लोरहाइड्रिया। इन्हीं दोनों कंडीशन में, याद रहे हम अभी पढ़ेंगे ना थोड़ी देर बाद एसिडिफाइंग एजेंट, तो एसिडिफाइंग एजेंट क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को एक्लोरहाइड्रिया है या हाइपोक्लोरहाइड्रिया है, या तो एसिड कम सिक्रीट हुआ या सिक्रीट ही नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एसिडिफाइंग एजेंट देंगे, एसिडिफाइंग एजेंट देंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं HCl। क्यों देंगे HCl भाई, एसिडिफाइंग एजेंट क्यों देंगे, क्योंकि हमारे पेट के अंदर HCl, जितने भी हमारे पेट में एंजाइम्स हैं, पेप्सिन वगैरह, है ना, ये सब क्या है, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में है, वो HCl ही है जो इन सबको एक्टिवेट करता है ना। अगर HCl कम हो गया या नहीं सिक्रीट हुआ तो प्रोटीन का डाइजेशन जो पेट के अंदर होता है वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए एसिड सफिशिएंट मात्रा में जरूरी है। इसीलिए तो कुल मिला के अगर कम सिक्रीट हुआ तो हाइपोक्लोरहाइड्रिया, नहीं सिक्रीट हुआ तो एक्लोरहाइड्रिया। When excess of acid secretion takes place, stomach causes the imbalance of acid enzyme ratio, cause hyperacidity या अल्सर। अगर एसिड का सिक्रीशन ज्यादा हो गया पेट के अंदर तो इम्बैलेंस हो जाएगा, क्या कहेंगे उसको, उसको बोलेंगे हाइपर एसिडिटी,
एसिडिटी ज्यादा मींस एसिड ज्यादा हो गया, या उसी की वजह से अल्सर हो सकता है। एसिड कहीं पर भी, भाई एसिड अगर उंगली में छू जाएगा तो क्या होगा, घाव हो जाएगा। पेट में एसिड ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। ठीक है, देयर में बी अकर्स अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, भाई जीआईटी ट्रैक्ट पे टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं। में अकर इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड मिनरल फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन विच कॉजेज डायरिया। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा फूड वगैरह नहीं एब्जॉर्ब होता है, मींस ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो, या मिनरल ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा आपके फीसेस में पानी चला जाएगा। भाई लार्ज इंटेस्टाइन में काम क्या है, जो फीसेस है वो लिक्विड है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो सॉलिडिफाई होता है। कैसे होता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर किसी भी रीजन की वजह से एब्जॉर्प्शन फ्लूइड या मिनरल का कम होता है तो फिर उसी की वजह से हो जाता है डायरिया। तो डायरिया होने का मेन रीजन क्या है कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन पानी का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही है। देयर में अकर द इनसफिशिएंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लार्ज इंटेस्टाइन देयरबाय कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन। अब भाई जो तुम्हारा जीआईटी ट्रैक्ट है, इसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, फूड ऊपर से नीचे की तरफ जो आता है, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होता, भाई सिंपल सी चीज समझो सिंपल सी चीज कि अगर यहां पे खाना डाला जाए तो ये तो फूड पाइप सीधे है, सीधा झम से पेट में आ जाना चाहिए। पेट में एकदम जैसे पानी में नहीं पत्थर फेंको तो बहुत तेजी से छींटे उड़ती हैं, ठीक, तो खाना यहां से निकलोगे तो सीधा यहां गिरना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो यहाँ का जो एसिड है वो चारों तरफ की वॉल को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। ठीक, तो क्या होता है, फूड यहां पे आया तो किस तरीके से, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। फूड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मींस फूड के लिए मसल्स क्या हुई, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर छोड़ी, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर छोड़ी, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर छोड़ी। मतलब फूड को एक साथ नहीं, फूड धीरे धीरे करके नीचे आता है, और इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अगर किसी रीजन की वजह से जीआईटी ट्रैक्ट पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो गया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मतलब टाइट मोशन हो जाएगा। ठीक, इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ, अगर किसी रीजन सलाइवा कम हुआ, दे आर मेकिंग द फूड स्वॉलोइंग इज डिफिकल्टी। अगर सलाइवा सिक्रीशन कम होता है तो फूड को क्या स्वॉलो नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस तरीके के कहने का मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं जो इंसान को हो सकती है जीआईटी ट्रैक्ट पे। इन समस्याओं को दूर करने के लिए जिन एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं एजेंट को बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। उन्हीं को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। इन सभी कंडीशन को जो हमने ऊपर एक्सप्लेन की उनको ठीक करने के लिए भाई जाहिर सी बात है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले ये वही चीज हिंदी में है जो हमने अंग्रेजी में बताई अभी आपको, वो हिंदी में है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना तो समझ में आ जाएगा। हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या हो सकते हैं, तो भाई क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले आता है एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडी, जहां एसिड कम है वहां एसिड ज्यादा दे देना, एसिडिफाइंग एजेंट है ना। तो एसिडिफाइंग एजेंट में सबसे पहले गैस्ट्रिक एसिडिफायर, मींस गैस्ट्रिक कहां, जहां गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी स्टमक की बात करते हैं, वहां एसिड कम हो गया तो फिर क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl इंट्रोड्यूस कराते हैं। यूरिनरी एसिडिफायर, यूरिनरी ट्रैक पे एसिडिक अगर कम हो गया, बॉडी के अंदर खून में अगर एसिड कम हो गया, मींस क्या है भाई, बैलेंस होना चाहिए ना एसिड बेस का, नहीं तो बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो सिस्टमिक एसिडिफायर। ठीक, और भी कहीं कुछ जरूरत है तो सिंपल एसिड दे देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एंटासिड, मींस जो एक्स्ट्रा एसिड हमारे शरीर में निकला हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड, मींस एसिड का दुश्मन जिसको हम बोलते हैं एंटासिड। इसमें सबसे पहले सिस्टमिक या एब्जॉर्बेबल एंटासिड सिर्फ एक ही है, एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। हम पूरे सिस्टम में कहीं भी दूसरा एंटासिड सिस्टमिक का नहीं पढ़ेंगे। सिस्टमिक या एब्जॉर्बेबल एंटासिड सिर्फ एक है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। नोट कर लेना, सबसे ज्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है। फिर नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड, इसमें बहुत सारे हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सिलेबस में जैसे दिखाया था, सिलेबस पढ़ लोगे चीजें अपने आप याद हो जाएंगी।
फिर एब्जॉर्बेंट या प्रोटेक्टिव जिसमें बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब नाइट्रेट आता है। कैथार्टिक्स की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट आता है जिसको हम एलम भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का क्लासिफिकेशन है, यही चीजें सिलेबस में भी हमने देखी थी। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू, ये हिंदी में उसी का, सबसे पहले शुरू करेंगे एसिडिफाइंग एजेंट जिसको बोलते हैं एसिडिफायर। एसिडिफाइंग एजेंट को ही हम एसिडिफायर बोलते हैं। कहीं पर भी हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में अगर एसिड की कमी हो गई है और जरूरत है वहां एसिड की, तो एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं। देयर आर द ड्रग्स और एजेंट which are able to increase acidity in GIT tract that is called एसिडिफाइंग एजेंट या एसिडिफायर। अगर हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं भी एसिड बढ़ाना है तो हम एसिडिफायर देते हैं, मींस एसिड देते हैं जो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो एसिडिटी इंक्रीज करने वाले एजेंट को हम एसिडिफाइंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर? अब जैसे गैस्ट्रिक एसिडिफायर हमने अभी देखा था क्लासिफिकेशन में, यूरिनरी एसिडिफायर, सिस्टमिक एसिडिफायर और एसिड। Gastric acidifier, these are the drug were used to restore the temporarily acidity of stomach। भाई अगर किसी को एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया है, मतलब या तो उसकी बॉडी में एसिड बन ही नहीं रहा है, अपसेंट है, तो एक्लोरहाइड्रिया, या कम बन रहा है हाइपोक्लोरहाइड्रिया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, उसको इन्फेक्शन बहुत सारे लग जाएंगे, तो ऐसे केस में गैस्ट्रिक एसिडिफायर दिया जाता है। Urinary acidifier, these are the drugs which are used to render the acidic urine to enable treatment of some type of urinary tract disorder। बहुत सारे यूटीआई डिसऑर्डर्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर को यूटीआई डिसऑर्डर भी बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट एजेंट भी हम लोग जो है आगे जाके पढ़ेंगे, इसके एजेंट प्लस स्ट्रक्चर आईयूपीएससी के साथ देखेंगे आगे। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो यूटीआई में जो डिसऑर्डर्स हो गए हैं, जो कमियां हो गई, उनको ठीक करने के लिए, वहां कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो यूरिनरी एसिडिफायर देते हैं। सिस्टमिक एसिडिफायर, भाई ब्लड का अपना एक पीएच है, उस पीएच में अगर बेसिसिटी ज्यादा हो गई तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो ब्लड ज्यादा बेसिक हो गया तो उसमें एसिडिटी बढ़ाने के लिए हम सिस्टमिक एसिडिफायर देते हैं। दीज आर ड्रग्स which are able to neutralize the alkaline in body fluid, particularly in blood, है ना, ब्लड में अगर ज्यादा हो गया तो जो पेशेंट सिस्टमिक एल्कलोसिस जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं उनको ठीक करने के लिए सिस्टमिक एसिडिफायर देते हैं। एसिड फार्मास्यूटिकल एड्स में जगह जगह पे लेबोरेटरी में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो भाई गैस्ट्रिक एसिडिफायर, यूरिनरी एसिडिफायर, सिस्टमिक एसिडिफायर और एसिड्स, ठीक, ये सारे क्या उसी चीज की हिंदी है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिडिफाइंग एजेंट में हमको सिर्फ एक पढ़ना है, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पढ़ना? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ठीक, अब देखो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का होता है 35 ठीक है, तो एक जोड़ दिया तो क्या हो गया 36.5। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। भाई छोटे छोटे एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल। भाई HCl की बात करें तो दो चीजों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन एक Cl। तो HCl मॉलिक्यूल है, कैसे बना है? एक हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है और एक क्लोराइड एटम से मिलकर बना है। तो दोनों एटम मिलकर बना लिए मॉलिक्यूल। तो दोनों एटम का अगर अलग अलग हमको एटॉमिक वेट पता चल जाए तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूल का वेट पता चल जाएगा। तो वही चीज है कि हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का क्या है 35.5, है ना, 35.5, 35.5। दोनों को जोड़ दिया तो मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 36.5। ठीक, अब इसमें सिनोनियम बहुत पूछते हैं, नाम नोट कर लो, म्यूरिएटिक एसिड और स्पिरिट ऑफ सॉल्ट बोलते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। म्यूरिएटिक एसिड या स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, शॉर्ट नोट लिख के आ जाता है उसमें आपको HCl, तो नोट इसलिए मैंने कहा नोट कर लेना। फिर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखें, प्रिपरेशन की बात करें, मीन सिंथेसिस कैसे HCl बना। प्रिपरेशन में क्या है, हमको फाइनली यहाँ पे HCl चाहिए होगा, मींस किस तरीके से बनाएंगे। तो अगर सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दे तो हमको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये क्या है? ये
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन फिर हम सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो सोडियम सल्फेट और फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कुल मिला के हमको प्रिपरेशन करनी थी काहे की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो देखो हमको मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड गैस को जब हम आपस में मिला देते हैं तो भी हमको HCl मिल जाता है। तो इस तरीके से हम HCl की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकली कैसे दिखता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा, कलरलेस है, उसका फ्यूम्स उड़ेगा, कोई कलर नहीं है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस है। टेस्ट की बात करें तो चूंकि एसिड है इसलिए एसिडिक टेस्ट होगा, और एसिडिक टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, शार टेस्ट है। स्टेट क्या है, लिक्विड में रहेगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अल्कोहल में, मिथेनॉल में, डाइथाइल ईथर में सॉल्युबल है। क्लियर। फिर केमिकल प्रॉपर्टी याद रहे, सिंथेसिस जब भी होगी तो फाइनल प्रोडक्ट में तुमको HCl दिखेगा, और जब भी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इनिशियल प्रोडक्ट में तुमको HCl दिखेगा। मतलब HCl की रिएक्शन किसी चीज से करा दो, जो प्रोडक्ट बनेगा वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो HCl की रिएक्शन हमने अमोनिया से करा दी तो अमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक। यानी HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। HCl हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये अमोनियम क्लोराइड। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी। HCl को सिंपली गर्म कर दो तो जैसे मिलकर बना था, हाइड्रोजन और क्लोराइड से मिलकर बना था, क्लोरीन से, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना था, उसी में टूट जाएगा। HCl की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दो तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। फिर स्टोरेज की बात करें, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। याद रहे, इसको जब भी स्टोर करोगे वहां का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सप्लोजन होने के चांसेस हैं, तो बहुत गर्मी में मत रखना। यूज, तो भाई हमने इतने सारे यूज बताए एसिडिफाइंग एजेंट के। अगर किसी पेशेंट को एक्लोरहाइड्रिया है, हाइपोक्लोरहाइड्रिया है, तो डाइल्यूट HCl देते हैं, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एक्लोरहाइड्रिया यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल एड एज द एसिडिफाइंग एजेंट। यूज गैस्ट्रिक एसिडिफायर, यूरिनरी एसिडिफायर, बहुत सारे यूज हैं। एक्सटर्नल सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कैटालिस्ट की तरह काम करता है। स्टमक में जो पेप्सिन आपका एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने के लिए HCl यूज होता है। अगर वहीं ब्रांड नेम की बात करें तो एपोहाइड्रो और हाइड्रोक्लोरोट और ओरेटिक, इन नाम से मार्केट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मिलेगा। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन और HCl सॉल्यूशन एज पर इंडियन फार्माकोपिया, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, या आप अपनी लेबोरेटरी में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बना सकते हो, जो कि काफी फेमस है। तो यही एक ड्रग हमको पढ़नी थी खाली एसिडिफाइंग एजेंट में। एसिडिफाइंग एजेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो तुमको समझ में आया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं और एसिडिफाइंग एजेंट। अब कोई समस्या हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो बताओ। यस, 5 मिनट ले लो, किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड, एसिडिफाइंग एजेंट से रिलेटेड कोई समस्या हो तो बताओ मुझे, कि कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो। जो मुझे समझ में आता है, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है मैं बताऊं, जब हम लोग ऑफलाइन कॉलेज में पढ़ाते हैं तो एक समस्या आती है, बच्चे का हमेशा प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रिपरेशन में क्या होता है कि हमको HCl बनाना होता है, सिंथेसिस करनी पड़ती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा HCl की बात हो रही तो HCl के साथ कुछ रिएक्ट कराया जा रहा है, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मींस किस केमिकल के साथ रिएक्शन हो। एसिडिफाइंग एजेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एसिडिफाइंग एजेंट क्या होता है जब भी पूछा जाए तो इसका क्लासिफिकेशन गैस्ट्रिक एसिडिफायर, यूरिनरी एसिडिफायर, सिस्टमिक एसिडिफायर, एसिड, हमेशा 3 नंबर में ही पूछा जाता है। और उसके बाद HCl को आप एक्सप्लेन कर देना 3 में 3 नंबर, कोई नंबर कटेगा नहीं। क्लियर। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, एंटासिड, एंट एसिड, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जो भी बच्चे आप लोगों को मिलते हैं, आप चैनल के बारे में अगर आपको पसंद है पढ़ाने का तरीका तो आप शेयर कर सकते हो उनको। ओके, चलो भाई,
बाय बाय, मिलते हैं कल के लेक्चर में। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा कल का।